होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथल्स ये कुछ ऐसे स्पीसीज के नाम हैं जो इंसानों के बहुत करीब रह चुके हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ? क्या इन स्पीसीज में से अभी कोई स्पीसीज जिंदा है? इसके बाद आज के इंसान यानी कि होमो सैपियंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानों में एवोल्यूशन रुक चुका है या अभी भी इंसान इवॉल्व हो रहे हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और उस पर जीव का निर्माण कैसे हुआ। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम इंसानों के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि एवोल्यूशन एक फैक्ट है या नहीं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे ह्यूमन के सबसे क्लोज रिलेटिव के बारे में, यानी वह जानवर जो आज के दिन जिंदा है और इंसानों की सबसे ज्यादा करीब है, द ग्रेट एप्स चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान, बोनोबोस। ये सारे ग्रेट एप्स इंसानों के साथ मिलकर एक साइंटिफिक कैटेगरी का हिस्सा हैं जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं। हम सारे होमिनिड्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज होती है, जैसे कि हम में से किसी की भी पूंछ नहीं होती या फिर हम सब में बाइपेडलिज्म देखने को मिलता है, जैसे दो पैरों पे चलना जो इंसानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो ग्रेट एप्स हैं जैसे कि गोरिल्ला, एस, ओरांगुटान्स, ये भी दो पैरों पर चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सब के जो ब्लड ग्रुप टाइप्स होते हैं वो सेम होते हैं। ए बी ओ प्लस बी पॉजिटिव, सारे नेगेटिव ब्लड ग्रुप, सारे टाइप्स हम सभी होमिनिड्स में सेम होते हैं। हालांकि ये ग्रेट एप्स इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ह्यूमन साइंस लैंग्वेज जरूर समझ सकते हैं। इन्हें ट्रेंड किया जा सकता है, ये हजारों साइंस समझ सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि इन्हें भी टीवी देखना काफी पसंद होता है और इन्हें गुदगुदी की जाए तो उनके मुंह से हंसी भी आती है। ये सारी सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यही कारण है कि इंसानों का और चिंपांजी का 99% डीएनए मैच होता है। और सेकंड पोजीशन पर आते हैं गोरिल्ला, जिनका 98% डीएनए इंसानों से मिलता है। और थर्ड का चांस है हमारे ओरांगुटान, जिनमें 97% डीएनए सिमिलरिटी है। इससे एक पीछे स्टेप ले तो इसमें आती है होमिनिड्स की कैटेगरी। इंसानों का सबसे पुराना एंसेस्टर जिसके पास कोई पूंछ नहीं थी वो था इंसानों का एक प्राइमेट जिसका नाम था प्रोकॉन्सिल। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पूंछ आखिर गायब क्यों हुई? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर बो जिया का मानना है कि एक जीन पूंछ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जीन TBXT। आज से 2 साल पहले बो जिया ने पता लगाया कि TBXT जीन है जिसकी वजह से होमोनॉइड्स में पूंछ गायब हुई। इसके पीछे पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि होमोनॉइड्स ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया और पूंछ पेड़ों पर लटकने के लिए तो काफी यूजफुल है, लेकिन दो पैरों पर चलने में ये काफी अनोइंग चीज बन जाती है। दो पैरों पर चलने की इस चीज को हम कहते हैं बायोपेडलिज्म। इंसानों का पहला एंसेस्टर जिसमें बायोपेडलिज्म देखने को मिला था आर्डिपिथेकस रेमिड्स। ये आज से करीब 4.4 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ये पहला होमोनिम था जो दो पैरों पर चलता था। यहाँ पर होमोनिम की एक कैटेगरी आती है जिसके बारे में हमने अब तक बात नहीं की। होमोनिम्स और इंसानों जैसी बाकी और स्पीसीज जो आज के दिन जिंदा नहीं, ये वो स्पीसीज थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वे दो पैरों पर तो चल सकते थे लेकिन कभी कभार, हमेशा नहीं। जब साइंटिस्ट को खुदाई कर उनकी हड्डियां मिली, बोन स्ट्रक्चर को देखा गया कि इंसानों के बॉडी स्ट्रक्चर से उनका स्ट्रक्चर कितना अलग है, जिसे देखकर उन्हें पता चला कि उनकी जो आर्म्स थी वो उनके घुटने तक पहुंचती थी। इसके बाद आती है ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस की स्पीसीज जो आज से करीब 3.7 मिलियन साल पहले जिंदा थे। ये वाले प्रॉपर कमिटेड बाइपेडलर्स थे। ये हमेशा दो पैरों पर चलते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके घुटनों की जो शेप थी वो हम इंसानों से काफी सिमिलर थी। सन 1974 में इथोपिया में बहुत ही पॉपुलर फॉसिल पाया गया जिसे लूसी बुलाया जाता है। इस फॉसिल की खास बात ये थी कि यहाँ पर बहुत सारी हड्डियां एक्चुअल में पाई गईं, जिसकी मदद से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। लूसी को एक साइंस फिक्शन मूवी में भी दिखाया गया था। यहाँ पर लूसी नाम की लड़की टाइम ट्रेवल कर पाती है अपने दिमाग के इस्तेमाल से, और टाइम ट्रेवल के बाद जब वो पीछे जाती है तो वो ऑस्ट्रालोपिथेकस से भी मिलती है। कीनिया में जब और रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो 3.3 मिलियन साल पुराने हैं। और साल 2010 में जहां ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बहुत से फॉसिल्स पाए गए थे, वहां पर कुछ एनिम्स की हड्डियां भी पाई गईं जो 3.4 मिलियन साल पुरानी। उन हड्डियों पर बड़ा क्लियरली मार्क्स दिखाई देते थे कि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है कि लूसी ऑलरेडी टूल्स का इस्तेमाल कर रही थी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि पत्थरों से उन्होंने खुद टूल्स नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने शार्प पत्थरों को खुद उठाकर उसे यूज करना शुरू कर दिया जो नेचुरली शार्प पत्थर पाए जाते थे। ये स्पीसीज ओमनिवोरस थी
जो मीट भी खाती थी, फ्रूट्स और प्लांट्स भी खाती थी। सबसे पहली स्पीसीज जिसने एक्चुअली में इस्तेमाल करना शुरू किया टूल्स को, वो थी होमो हैबिलस। इस शब्द का मतलब होता है हैंडीमैन, जो हाथ से बनाए टूल्स का इस्तेमाल कर सके। होमो हैबिलस करीब 2.5 से लेकर 1.5 मिलियन साल तक जिंदा थे, जिनके फॉसिल्स पाए गए तांजानिया और कीनिया में। उनकी हाइट काफ़ी छोटी होती थी, जो सिर्फ 3 से 4 फीट थी। उनके समय में खाने की थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, तो मीट ज़्यादा कंपोनेंट मेजर बन गया। लेकिन माना जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जानवरों को मारकर खाते थे। ज़्यादातर ये उन जानवरों का मीट खाते थे जिनका शिकार पहले से ही कर दिया गया, जैसे कि हिरण का शिकार शेर ने कर दिया है, तो बचे हुए मांस को खाते थे। ये स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे मरे हुए जानवर की हड्डियों से मीट को अलग करने के लिए। हड्डियों पर बने मार्क से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली में हड्डियों को भी अंदर से तोड़कर बोन मैरो खाते थे। बोन मैरो काफी न्यूट्रिशन चीज है, जिसकी वजह से इनका पेट और छोटा बना, जिससे इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती थी। इसके साथ ही इनके ब्रेन का साइज और बड़ा होने लगा। इसी समय के अराउंड एक और स्पीसीज जिंदा थी, पैरेंथ्रोपस, जो सिर्फ प्लांट्स खाया करते थे। ये ज्यादा वेजिटेरियन थे, लेकिन खाने की कमी की वजह से ये स्पीसीज खत्म हो गई। इसके बाद हमें अब इवोल्यूशन देखने को मिलता है होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस का। इनका समय था 1.9 मिलियन साल से लेकर 0.14 मिलियन साल पहले तक, जिन्हें होमो इरगास्टर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वर्किंग मैन। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि होमो इरगास्टर अफ्रीकन थे और होमो इरेक्टस एशियन। ऐसा क्यों? क्योंकि होमो इरेक्टस पहली ऐसी स्पीसीज थी जिन्होंने अफ्रीका के बाद माइग्रेट किया। नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में रेगिस्तान का क्लाइमेट था, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन होमो इरेक्टस की स्पीसीज ने कर दिखाया और वे एशिया के अलग अलग पार्ट्स में फैल गए। जिसके पीछे का कारण बताया जाता है कि इनकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी काफी बेहतर थी। पुराने एंसेस्टर के मुकाबले में ये हमारे पहले एंसेस्टर थे, जिनके हाथ छोटे और पैर लंबे थे। जो बॉडी प्रपोर्शन थी वो इंसानों जैसी थी और ये रनिंग जॉगिंग भी कर सकते थे। इनकी डाइट की बात की जाए तो ये फ्रूट्स गैदर थे और कमाल के हंटर थे। ये स्पीयर्स का इस्तेमाल करते थे, जिनके आखिरी छोर पर पत्थर लगे होते थे, जिसका इस्तेमाल वो बड़े एनिमल्स को हंट करने के लिए करते थे, जैसे कि हाथी और हिप्पोपोटेमस। ये मीट को सुखाकर प्रिजर्व भी करते थे और कमाल की बात यह है, इन्हें क्रेडिट मिलता है फर्स्ट कंट्रोल यूज ऑफ फायर का। शुरुआत में इन्होंने आग को कंट्रोल करना शुरू किया। जब कहीं नेचुरल तरीके से आग लगनी थी, तब वहां वैसे आग लेकर उसे जलाकर कंटिन्यू रखते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने खुद से आग बनानी शुरू की। ये हमें पता चला साउथ अफ्रीका के वंडरवर्ल्ड गुफा में, जहां पर्पसफुल फायर के ट्रेसेस पाए गए और साइंटिस्ट ने जब इसकी डेटिंग की तो पता चला कि ये 1 मिलियन साल से ज्यादा पुराने हैं। करीब 0.5 साल पहले इन्होंने मीट को पकाना भी सीख लिया। खाने को पकाकर खाने से इनके पास कांस्टेंट सप्लाई आती रही मीट की, और इनके बॉडी के अंदर एक्सेस एनर्जी थी, जिसका यूज हुआ ब्रेन का साइज इंक्रीज होने में। इनके दिमाग का साइज बढ़कर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इसी की वजह से इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था वो कम हो गया और उनके दांत भी छोटे हो गए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लोग ग्रुप में रहा करते थे, इनके बीच सोशल इंटरेक्शन होता था। हालांकि कोई फ्री डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं थी जिससे ये कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन एक प्रोटो लैंग्वेज जरूर थी। ये किसी से कम्युनिकेट करने के लिए टूटी फूटी भाषा का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं के बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है होमो सैपियंस की। होमो सैपियंस का मतलब है वाइज मैन, जो स्पीसीज आज के दिन इंसानों की है। पहली बार हमारी स्पीसीज के अपीयरेंस देखने को मिली थी 0.3 मिलियन साल पहले, यानी करीब 3 लाख साल पहले। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो होमो सैपियंस उस समय थे, उन्हें एक अलग स्पीसीज में काउंट किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट उन्हें आर्काइक होमो स्पीसीज बुलाते हैं। करीब 1.5 लाख साल पहले जो स्पीसीज उभर कर आई, उन्हें मॉडर्न होमो सैपियंस बुलाया जाता है, जो आज के इंसानों से काफी सिमिलर हैं। स्पेसिफिकली ये बताया जाता है कि ये 160 साल पहले थे। होमो सैपियंस की सबसे खास बात ये थी कि अब उनके ब्रेन साइज बड़ा होकर 1305 सीसी हो चुका था। हमारे पुराने पूर्वज होमोनिम्स में कुछ हद तक पावर ऑफ रीजन तो थी, लेकिन इनके बड़े ब्रेन साइज की मदद से हम पहली बार इंसान आर्ट बना सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलती थी। इंसानों में यही क्रिएटिव थिंकिंग का कारण बताया जाता है, जिसकी मदद से होमो सैपियंस पूरी दुनिया में जाकर फैल गए
और आज के दिन पूरी धरती को डोमिनेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती, इवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन का काम नहीं है कि होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस या होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस। यहाँ पर और भी ब्रांच हैं जिसमें इवोल्यूशन हुआ होगा और यही कारण है कि हमें कई और होमो की स्पीसीज देखने को मिलती है जो होमो सैपियंस की कज़न बताई जा सकती हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स इसके मौजूद हैं जैसे निएंडरथल्स, डेनिसोवांस और होमो फ्लोरेंसिस। ये सारे स्पीसीज कोई ना कोई कारणों की वजह से एक्सटिंक्ट हुए और सिर्फ होमो सैपियंस ही सरवाइव कर पाए। लेकिन इसमें सबसे फेमस और सबसे रिसेंट वाली बताई जाती है निएंडरथल्स की स्पीसीज। आज से करीब 4 लाख साल पहले उभर कर आए और इनका एक्सटिंक्ट हुआ 40,000 साल पहले, जो कि बहुत ही रिसेंट है। इसका मतलब होता है वो इंसान जो निएंडर वैली से आए हैं, जर्मनी की। नाम इनका ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि साल 1856 में इनके सबसे पहले फॉसिल्स जर्मनी के एरिया में पाए गए थे। खास बात यह है कि ये वहाँ रहा करते थे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। होमो सैपियंस के कंपैरिजन में ये हाइट में थोड़े छोटे होते थे, नाक इनकी थोड़ी बड़ी सी होती थी और जो उनके हाथ और पैर थे वो भी छोटे होते थे। ये सारे एप्स ठंड में ज़्यादा रहते थे, इनके आगे के दांत ज़्यादा बड़े थे, इनके हिप और शोल्डर्स ज़्यादा वाइड थे। ये भी पाया गया कि एक्चुअली में काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करते थे। ये पेंटिंग किया करते थे, अपने आप को फेदर की ज्वेलरी से डेकोरेट करते थे, सोशल रिलेशनशिप होती थी, ये फैशन शो करते थे, इनके पास लिसन और स्पीक की एबिलिटी थी और ये अपने परिजन मुर्दा को ज़मीन में दफनाते भी थे। लेकिन 40,000 साल पहले यूरोप में कुछ ऐसा हुआ जिसे एक कारण बताया जाता है इनके एक्सटेंशन के पीछे। रोमानिया की गुफाओं में कुछ डायनेमिक पत्थर पाए गए। जब पत्थरों को एनालाइज किया गया तो पता चला कि आज से 40,000 साल पहले से लेकर 44,000 साल तक जो क्लाइमेट था यूरोप का ज़्यादा ठंडा हो गया था। निएंडरथल्स ज़्यादातर मीट खाते थे और वह सर्वाइव नहीं कर पाए इस क्लाइमेट चेंज के बाद। लेकिन जो हमारे जैसे होमो स्पीसीज थे उनकी डाइट काफ़ी वैरायटी वाली थी। वो मीट नहीं बल्कि मछली और प्लांट्स भी खाया करते थे। उनके लंबे लंबे ट्रेड नेटवर्क होते थे जिसकी वजह से उनका बफर बिल्ड हो गया। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इनकी आंखें हमसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि यूरोप में सर्दियों के समय में रात ज़्यादा लंबी होती थी, तो ये अडेप्टेड थे रात में ज़्यादा देखने के लिए। उनके दिमाग में जो विजुअल प्रोसेसिंग एरिया था वो हमसे बड़ा था, जिसकी वजह से हाई लेवल प्रोसेसिंग और सोशल ड्रिफ्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला एरिया था वो छोटा था। होमो सैपियंस की तरह एक दूसरे के साथ अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे और ये कारण बताया जाता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन इनकी सिर्फ 5,000 के अराउंड थी। जब इनकी हड्डियां पाई गई तो इनके 2 अलग अलग जीनोम्स को स्टडी किया गया और पाया गया कि इनके जो डीएनए थे वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग थे। 2 इंडिविजुअल के पेरेंट्स के डीएनए शेयर्ड हो रहे थे। उनके बीच में जीन डाइवर्सिटी बहुत कम थी क्योंकि एक और बड़ा फैक्टर था इनके एक्सटेंशन के पीछे। सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये करीब 45,000 साल पहले होमो सैपियंस एक्चुअली में यूरोप और वेस्टर्न एरिया तक पहुंच चुके थे। तो करीब 500 सालों का ये ओवरलैप है जहां होमो सैपियंस और होमो निएंडरथल्स दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते थे। लेकिन एक सवाल है कि क्या आज के समय कोई स्पीसीज एग्जिस्ट करती है? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ है। अगर आप इंटरमिक्सिंग और एनालॉग करो तो मॉडर्न ह्यूमन डीएनए का जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि कुछ इंटरब्रीडिंग जरूर हुई थी। सारे होमो निएंडरथल्स और होमो सैपियंस के बीच आज के दिन रहने वाले इंसानों में पाया गया है कि लगभग 2% निएंडरथल डीएनए था, जो इस सेंस में हमारे पूर्वजों की बाकी स्पीसीज का कुछ हिस्सा आज तक सरवाइव कर पा रहा है। एक बात और नोट करने वाली है कि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है और खुदाई करके और हड्डियां पाई जाती हैं तो ह्यूमंस के एंसेस्टर की नई स्पीसीज डिस्कवर होती रहती है। जैसे कि 2 साल पुराने आर्टिकल में पेरियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने नई स्पीसीज पर वर्क किया जिसे उन्होंने नाम दिया होमो बॉडियोनेसिस। क्या इंसान अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं? क्या होमो सैपियंस में कोई इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है या नहीं? इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस सा है, जी हाँ बिल्कुल। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। होमो सैपियंस के अंदर भी हुई इवोल्यूशन के कई एविडेंस मिलते हैं। पिछले कई हजारों सालों में एंथ्रोपोलॉजिस्ट नीना
जोब्लोंस्की और जॉर्ज चैपलिन क्लेम बताते हैं कि इनका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारा स्किन कलर भी है। ये भी इवोल्यूशन में आया एक वेरिएशन है। जो लोग हजारों साल पहले नॉर्थर्न एरिया से दूर जाकर एक्यूरेट में रहने लगे, इनका कलर ज़्यादा वाइट, ज़्यादा लाइट बन गया, क्योंकि उन एरिया में धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, सूरज कम देखने को मिलता था। यही कारण था कि यहाँ बहुत बड़ा स्मूथ ग्रेडियंट्स देखने को मिलता है। इंसानों के कलर में जो लोग सबसे ज़्यादा धूप वाले एरिया में रहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क स्किन कलर देखने को मिलती है, जैसे कि अफ्रीका में या फिर नॉर्थ सेंट्रल में। एक और सिंसेस्ट एग्जाम्पल इवोल्यूशन का है। दूध डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी स्कैंडिनेवियस देश जैसे फिनलैंड और स्वीडन, वहाँ पर लैक्टोज टॉलरेंस ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर डेयरी फार्मिंग सबसे ज़्यादा है। इंडिया के अंदर भी जहाँ पर डेयरी फार्मिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ लैक्टोज टॉलरेंस ज़्यादा, जैसे कि हरियाणा पंजाब के मुकाबले ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, जहाँ दूध को ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की बात की जाए तो जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ ईस्ट चाइना में सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, जहाँ पर लोगों को दूध डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उनका स्टमक हैंडल ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो इस तरह से इवॉल्व नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ जो लोग बर्फ़ में जाकर रहने लगे, वहाँ इवोल्यूशन देखने को मिला बर्फीले मौसम को अडेप्ट करने का। साइबेरियन एशियंस और एक्सिसमोस, उनकी आँखों को देखेंगे तो उनके आईबॉल के अराउंड एक फैट की पैडिंग देखने को मिलती है, जिसे एपिकेंथिक होल्ड कहते हैं। इससे आंखें प्रोटेक्ट रहती हैं। आप जब भी बर्फ़ में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्लेयर होता है, जिससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। ये फैट पैडिंग आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ में भी इवोल्यूशन देखने को मिली, जैसे कि साउथ कोरिया में औरतों ने ऑन एवरेज पिछले लास्ट सेंचुरी में 8 इंच हाइट गेन की, इसलिए क्योंकि उनके न्यूट्रिशंस में इम्प्रूवमेंट हुई। जिस औरत की हाइट ज़्यादा होती है, उन्हें कम कॉम्प्लिकेशन होती है चाइल्ड बर्थ में। यहाँ एक और चीज़ याद रखने वाली है कि इवोल्यूशन एक स्लो इंक्रीमेंट प्रक्रिया है। ये चेंज धीरे धीरे होती है और यूजुअली हज़ारों लाखों सालों बाद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन जितने भी इंसान जिंदा हैं, सभी के सभी सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, डी होमो सैपियंस। असल में हम जितना चाहे उतना पीछे जा सकते हैं, जहां आपको कॉमन एंसेस्टर हर जगह देखने को मिलेगी। जैसे कि प्राइमेट्स के पीछे जाए तो मैमल्स का ग्रुप आता है। हर मैमल्स कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, जैसे इंसानों में जो दूध के दांत होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, यही चीज़ शेरों में भी होती है। या फिर जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, उनका जो दिल होता है वो इंसानों की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। या फिर एक घोड़े के बच्चे को देखें तो वो अपनी माँ का दूध पीता है, बिल्कुल इंसानों के बच्चे की तरह। तो लोग ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी को अक्सर प्राइमेट से शुरू करते हैं, लेकिन इसे एनिमल्स से भी शुरू किया जा सकता है। या फिर और पीछे जाएं तो टेट्रापॉड्स आते हैं, वो एनिमल्स जिसमें 4 लिम्स होते हैं, जैसे मेंढक, क्रोकोडाइल या स्पैरो, सब में 4 लिम्स होते हैं। साल 2010 में जब साइंटिस्ट ने अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग का रिसर्च कंप्लीट की तो उन्हें पता लगा कि इसमें करीब 1700 जीन्स हैं जो इंसानों से सिमिलर हैं। कुछ स्पेशल जीन्स जो मिलाकर, जैसे कि अस्थमा या हार्ट डिजीज़। यही कारण है कि हमारे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट मेंढकों के ऊपर करते हैं जब भी किसी चीज़ को टेस्ट करना हो। लेकिन कहानी इससे पहले शुरू की जा सकती है वर्टेब्रेट से, वो सारे जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है। जेब्रा फिश 24,000 मछलियों की स्पीसीज में से एक है जो पानी में रहते हैं। 73% जेब्रा फिश और इंसानों के जीन्स मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में जेब्रा फिश वन ऑफ द हॉटेस्ट एनिमल साइंटिफिक रिसर्च फील्ड के मामले में साइंटिस्ट जब इसको रिसर्च करते हैं तो इसमें मेटाबॉलिज्म और कैंसर जैसी चीज़ें मिलती हैं। समझने के लिए जो चीज़ मिलती है वो अक्सर इंसानों के समझाने के लिए कैपेबल होती है। इसे ड्रग की टेस्टिंग के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या हम वर्टेब्रेट से भी पीछे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। यूकैरियोटिक, जिसमें सारे एनिमल्स, प्लांट्स और फंगा आते हैं। सन 1996 में पहला यूकैरियोटिक जीनोम था जिसका पूरा जीनोम सीक्वेंस किया गया, जिसका रिजल्ट निकला फिर से सेम हेडलाइन, यू एंड ईस्ट हैव मोर इन कॉमन देन यू माइट थिंक।
एक प्रोटीन होता है अल्फा साइन्यूक्लिन नाम से। जब इसका बिल्डअप इंसानों में देखने को मिलता है तो पार्किंसन डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी प्रोटीन से ईस्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है। एटलीस्ट 20% ह्यूमन जीन्स जिनका इस डिजीज में रोल है उनका फंक्शनल इक्विवेलेंट्स ईस्ट में पाए गए। एडवर्ड मार्कोट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के बायोलॉजिस्ट ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने देखा कि ईस्ट को जिंदा रहने के लिए कौन से जीन्स की जरूरत होती है। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन्हें आइडेंटिफाई करके इंसानों की एक्विवेलेंट जीन्स से रिप्लेस कर दें, वही जीन्स जिनसे कोलेस्ट्रॉल और मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सेल शेप में रहते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन के 3 साल बाद पता चला कि लगभग आधी जीन्स इनमें से इंसानों के जीन्स से रिप्लेस की जा सकती है। बहुत से एसेंशियल सेलुलर प्रोसेसेस ईस्ट के अंदर जो होते हैं और इंसानों के अंदर जो होते हैं वो सेम होते हैं। मार्कोट ने कंक्लूड किया कि करीब 1 बिलियन साल पहले ईस्ट और इंसानों का एक कॉमन एंसेस्टर था, और यही सही कहानी पहुंचती है लूका पर द लास्ट यूनिवर्स ऑफ कॉमन एंसेस्टर। करीब 355 जीन्स हैं जो हर तरह से लाइफ फॉर्म्स में आज के दिन पाई जाती हैं। साइंटिस्ट ने एक्चुअली में केवल 30 कॉमन यूनिवर्सल जीन्स पाई थी जो हर टाइप के जीनोम्स में मिलती है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं थी बताने के लिए कि लूका कहाँ और कैसे रहा करता था। द यूनिवर्सिटी ऑफ डिसल्डॉर्फ के प्रोफेसर बिल मार्टिन के 6 एसोसिएशन ने एक और टैक्टिक अपनाया। उन्होंने बैक्टीरिया और आर्किया की जीन्स की एंशिएंट में देखा और उन्होंने बताया कि एक्चुअली में 355 जीन्स सेम थे। और ऐसे ही हम पीछे चलते रहे तो हम बहुत पीछे पहुंच जाते हैं फूफा द फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि न्यूक्लियर टाइड्स आसमान से टपके थे। धरती का जन्म हुआ था करीब 4.5 बिलियन साल पहले, और हमारा सोलर सिस्टम उससे पहले बस इंटरस्टेलर गैस और डस्ट का क्लाउड था, एक बादल समझ लीजिए, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता था, जिसके पास सुपरनोवा एक बड़ा स्टार उसके पास एक्सप्लोड किया होगा, जिससे शॉक वेव गई, और फिर वो बादल धीरे धीरे सन में बदला, प्लैनेट्स फॉर्म हुए, और इसलिए कहा जाता है कि हम सब स्टार डस्ट के बने हैं। सभी इंसान, सभी जानवर, आसमान, धरती, मिट्टी, पौधे, सब कुछ स्टार डस्ट का बना है। यही होती है इवोल्यूशन की पूरी कहानी। स्टार डस्ट फूकालुकी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वर्टिब्रेट्स, टेट्रापोड्स, मैमल्स, प्राइमेट्स, होमोनिम्स और फाइनली होमो सैपियंस। ये बात सुनकर कुछ लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि इमेजिन ही करना कितना मुश्किल है कि सभी कुछ इस छोटे से सेल से ओरिजिनेट की होगी, और वो सेल कुछ न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे।